जय हिंद साथियों, आप सभी का स्टडी विद उमराव चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम साइंस का दूसरा प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं और मैं आपको बता चुका हूं कि आपके सिलेबस में आप किसी भी छोटी बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर वहां पर सामान्य विज्ञान आपके सिलेबस में लिखा गया है, सामान्य विज्ञान के प्रश्न तो इसमें बेटा आपके फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, बायोलॉजी के प्रश्न आते हैं। वो लिखता तो सामान्य है लेकिन बहुत अंदर तक चला जाता है। ठीक है, तो हम सभी प्रकार के प्रश्नों को विभिन्न प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर करेंगे। तो इतनी जानकारी बहुत है कि कौन बच्चे जो है इसका अध्ययन कर सकते हैं, मेरे साथ बने रह सकते हैं। पहला सवाल है कि अगर शून्य की बात करें या फिर दशमलव प्रणाली की बात करें, इसका आविष्कारक किसको माना जाता है। तो अगर शून्य की बात करो, दशमलव प्रणाली की बात करो, तो प्यारे बच्चों इसका आविष्कारक आर्यभट्ट को माना जाता है और हमारे द्वारा लॉन्च किया गया, भारत द्वारा लॉन्च किया गया पहला उपग्रह भी आर्यभट्ट ही होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय गणितज्ञ विज्ञानी ने संख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बहुत टैलेंटेड बंदे थे, गणित के विषय में बहुत जानकारी थी बेटा। इनका नाम है श्रीनिवास रामानुजम। वैसे आप शार्ट में रामानुजम के नाम से जानते हैं और शायद मूवी भी बनी हुई है। तो भारतीय गणितज्ञ हैं, इन्होंने संख्या सिद्धांत को प्रतिपादित किया था और इनका नाम है रामानुजम। अगर पूरे नाम की बात करें तो श्रीनिवास रामानुजम। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर मुंह करते हैं बेटा। अगला सवाल आपके सामने दिया गया है कि भारत में जो परमाणु ऊर्जा विभाग है ना, इसका जनक कौन है। भारत में आप देखते हो कि परमाणु ऊर्जा के लिए एक विभाग बनाया गया है, तो एक्चुअली जनक किसको माना जाता है, आपसे जानना चाहता है। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इज़ द राइट आंसर। इन्हें परमाणु ऊर्जा विभाग का जनक बोला जाता है भारत में। ठीक, चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक बिल्कुल कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो की भावनाओं में आप बहते जाएंगे मेरे साथ तो फिर भूल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगर हम बात करें कंप्यूटर की या फिर आंकिक तर्क की, ये एक्चुअली में किस सिद्धांत पर वर्क करते हैं, किस सिद्धांत पर काम करते हैं। तो बेटा कंप्यूटर की बात करो या आंकिक तर्क की बात करो, ये आपके विद्युत परिपथ के सिद्धांत पर काम करते हैं। तो विद्युत परिपथ के सिद्धांत के अनुसार आपके कंप्यूटर और आंकिक तर्क वगैरह ये सब काम करते हैं। अगला सवाल है कि भाप इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है। तो भाप इंजन, अगर भाप की बात करें, भाप इंजन की खोज किसने की थी, तो शायद आंसर आप जेम्स वाट करेंगे। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि भाप इंजन एक्चुअली किस सिद्धांत पर काम करता है, उसके पीछे कौन सा प्रिंसिपल काम करता है। तो बेटा ऊष्मागतिकी का जो सिद्धांत है ना, ये आपके भाप इंजन के पीछे काम करता है, अर्थात आपका भाप इंजन इसी सिद्धांत पर काम करता है। अगर हम बात करें घर्षण की, जब कोई वस्तु आगे की तरफ बढ़ रही होती है, गाड़ी के टायर वगैरह घूम रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें घर्षण विपरीत दिशा में काम कर रहा होता है। तो अगर घर्षण की बात करें या फिर चिकनाहट की बात करें, स्नेहक की बात करें, इनका अध्ययन आपके विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है या किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, या कौन सा विज्ञान है जहाँ पर घर्षण और स्नेहक का अध्ययन किया जाता है। आपको किसी भी फॉर्मेट में शब्दों को आगे पीछे करके घुमाने का प्रयास करें तो आप भ्रमित नहीं होंगे। ठीक है, तो इसे बेटा ट्राइबोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ट्राइबोलॉजी इज द राइट आंसर। चलिए बेटा अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सम्मुख दिया गया है कि समय मापन किसके अंतर्गत किया जाता है। मतलब आपके जो, अगर हम समय के मापने की बात करें, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है भाई टाइम क्या हो गया है, समय क्या हो गया है। ठीक है, तो समय की बात करें तो इसका अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, या कौन सी विज्ञान में आपके समय मापन का अध्ययन होता है। तो इसे बेटा हारोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समय मापन का जो अध्ययन है वो बेटा हारोलॉजी साइंस के अंतर्गत, हारोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। सूर्य की ऊर्जा और जो प्रकाश का आखिरकार स्रोत क्या है, आप देखते हो लगातार रोज सुबह उठते हो सूर्य चमकता हुआ निकलता है, दोपहर में बहुत तेज, इसके बाद ढलने लगता है, शाम के फिर अस्त हो जाता है, फिर अगले दिन वही प्रक्रिया। तो आखिरकार ये जो प्रक्रिया चल रही है, सूर्य में इतनी सारी ऊर्जा और जो प्रकाश का जो जन्म हो रहा है या उत्पादन हो रहा है या उत्पत्ति लगातार बनी हुई है, वो आखिरकार किस कारण से है। तो बेटा ऊर्जा का स्रोत कहो या प्रकाश का स्रोत कहो या सूर्य जो चमक है वो किस वजह से हो रही है। तो वहाँ पर बेटा आपके हाइड्रोजन परमाणु हैं और इन हाइड्रोजन परमाणुओं में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हो रही है। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन आप खूब कक्षा 9 और 10 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा डिटेल मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हाइड्रोजन परमाणुओं का जो नाभिकीय संलयन है उसके माध्यम से क्या होता
होता है सूर्य की ऊर्जा और प्रकाश लगातार बनी हुई है और सूर्य लगातार चमक रहा है। अगला सवाल है प्रकाश की चाल क्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर शायद मैं आपको दे चुका हूं। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड आपके प्रकाश का वेग है। सूर्य के प्रकाश की यहाँ पर बात कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल बेटा आपके सामने दिया गया है कि भारत का प्रथम इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया था। ठीक है, कह रहा है भारत का जो पहला इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थान था कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो इसका राइट आंसर है रुड़की। और रुड़की आपके कहाँ पे पड़ती है बेटा, उत्तराखंड में पड़ती है। और उत्तराखंड की राजधानी दो हैं, एक तो देहरादून है और दूसरी कौन है, क्या गैरसैंण है या फिर कोई और, कमेंट करके आप बताइए। ठीक है, अगला सवाल है कि कार्य किस प्रकार की राशि है, तो क्या अदिश राशि की कैटेगरी में आती है या फिर सदिश राशि के अंतर्गत आती है, स्केलर क्वांटिटीज है या फिर वेक्टर क्वांटिटीज है, तो कार्य बेटा आपकी अदिश राशि की जो है अंतर्गत आती है। ठीक है, आपका कार्य क्या है, अदिश राशि है। एसआई पद्धति की बात करें जिसे आप इंटरनेशनल सिस्टम के नाम से जानते हैं, ये किस पद्धति का विस्तारित रूप है, मतलब किस पद्धति का विस्तार कर दिया गया या विस्तारित रूप की फॉर्मेट में जो है एसआई पद्धति को अपना लिया गया, तो ये बेटा एमकेएस पद्धति है। ठीक है, एमकेएस पद्धति जो है जिसे आप मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली बोलते हैं, इसका विस्तारित रूप कौन सा है, तो बेटा एसआई पद्धति है जिसे इंटरनेशनल सिस्टम के नाम से जानते हैं। खूब इसके बारे में आप जानते हो क्योंकि कक्षा 9 और 10 में खूब घोल घोल के आपको पढ़ाया गया है। एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एसआई पद्धति सब पूरा देखा है आपने। माप तौल की अगर हम बात करें तो इसका जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है ना, मतलब माप तौल का जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है उसका मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया है, ये आपसे जानना चाहता है। तो माप तौल वाला जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है उसका मुख्यालय आपको सेवरेस में देखने को मिलेगा और सेवरेस आपको फ्रांस में मिलेगा। एफिल टावर से आप परिचित हो, यहाँ की राजधानी क्या है, पेरिस है। ठीक है, चलो अगला सवाल है शोर को किस मात्रक के द्वारा आप माप सकते हो, मतलब शोरगुल हो रहा है, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, यहां पर भी वही फॉर्मेट काम कर रहा है। मतलब शोर को किस मात्रक के द्वारा मापेंगे, तो डेसिबल के द्वारा मापेंगे। शोर की जगह में अगर आपका ध्वनि दे देगा तो ध्वनि को किसके द्वारा मापेंगे, तब भी बेटा डेसिबल को मापेंगे। ठीक है, तो शोर कहे या फिर आपके जो है ध्वनि कहे, ठीक है, साउंड कहे, तो ये सब आपके क्या है, इनका मात्रक सबका डेसिबल ही रहने वाला है। भारत में दशमलव प्रणाली कब से प्रारंभ होती है, शुरुआत कब से देखने को मिलती है, एक्चुअली वो समय जानना चाहता है। तो भारत में 1 अप्रैल 1957 से आपको जो है बेटा दशमलव प्रणाली देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कोई संदेह नहीं होगा, अगर है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उस पर फिर डिस्कशन करेंगे, इसलिए चिंता की कोई बात है नहीं। बैरल की बात करें, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, तो एक बैरल में बेटा 159 लीटर होते हैं। ये 159 लीटर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप देखते हो कि भारत ने रूस से 1 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा। तो आखिरकार बैरल है क्या भाई, 1 लाख कच्चा तेल, तो 1 लाख में से आप 159 का गुणा करा लोगे तो निकल के आ जाएगा भैया इतने लीटर तेल खरीदा है कच्चा वाला। ठीक है, तो बैरल क्या एक अंतर्राष्ट्रीय आपका जो है मात्रक है और ये आपके जो है जो भी कच्चे तेल हैं उनको मापने के लिए यूज होता है, पेट्रोलियम को विशेष करके मापने में यूज किया जाता है। तो 159 लीटर आपके एक बैरल में होता है। ठीक है, अगला सवाल है कि एंगस्ट्राम किस राशि का मात्रक है, तो एंगस्ट्राम जो होता है ना बेटा ये आपके लंबाई का मात्रक है। किसका मात्रक है, लंबाई का मात्रक क्या है बेटा, एंगस्ट्राम है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है नैनो तकनीकी का संबंध किससे है, तो बेटा जो नैनो तकनीकी है ना इसका जो उपयोग है वो परमाणु भौतिकी में भी किया जाता है और लघुकरण में भी किया जाता है। मतलब लघुकरण और परमाणु भौतिकी के सेक्टर में नैनो तकनीक का बेटा यूज किया जाता है। तो ये सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपके सम्मुख दिया गया है कि जल का जो त्रिक बिंदु है,
त्रिक बिंदु ताप, मतलब जल का जो त्रिक बिंदु ताप है वो किस ताप पर माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है 0 डिग्री सेल्सियस पर माना जाता है। मतलब आपका जो पानी है ना उसका जो त्रिक बिंदु ताप कौन सा है? तो बेटा 0 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो बेटा ज्योति तीव्रता का मात्रक आपका कैंडेला है, तो कैंडेला इज द राइट आंसर। कैंडेला आपके ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो इस तरीके से आपका जो है ये प्रैक्टिस सेट बेटा समाप्त हो चुका है। मैं आशा करता हूँ एक प्यारा सा कमेंट करेंगे आप। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और अच्छा नहीं लगा तो कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल दीजिए, आपके सुझाव आमंत्रित हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।